वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम जा रहे हैं नए टॉपिक की तरफ जो कि है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से। तो सेंट्रल टेंडेंसी डेटा में से ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो सारे के सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो सके। हमारे पास डेटा जो है वो साइज में बहुत बड़ा भी हो सकता है। अगर हमारे पास डेटा साइज में बहुत बड़ा है तो हम कोई ऐसी वैल्यू उसमें से ढूंढना चाहेंगे या कैलकुलेट करना चाहेंगे या ट्रेस करना चाहेंगे जिसको हम पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो वो वाली वैल्यू उसकी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी। मैंने डेफिनेशन में लिखा, इफ वी आर गिवन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस and we reduce these observations into a single representative observation। उसको सिंगल में रिड्यूस करने के लिए हम उसको ट्रेस भी कर सकते हैं और हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दिस सिंगल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। तो उस सिंगल ऑब्जर्वेशन तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास मेजर्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो हैं जी 5। सबसे पहला अरिथमेटिक मीन या एवरेज, फिर हमारे पास होगा मीडियन, फिर मोड, फिर हार्मोनिक मीन और फिर ज्योमेट्रिक मीन। तो हम इनकी वन बाय वन बात करते जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं ये अरिथमेटिक मीन की तरफ। तो मैंने लिखा अरिथमेटिक मीन इज दैट सिंगल वैल्यू which represents the whole distribution या whole data। ये कैलकुलेट कैसे की जाती है? It is calculated by adding all the observations and dividing the sum by the total number of observations। अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1, सारी की सारी वैल्यूज़ का सम कितना है, वो कैसे आएगा? हम वैल्यूज़ को एड अप कर लेंगे। और नंबर 2, काउंट कर लेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। अगर हम सम को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे हम अरिथमेटिक मीन का नाम देते हैं। इसकी नोटेशन है एक्स बार। एक्स के ऊपर एक बार लगा हुआ, इस तरह से लाइन है, इसे एक्स बार हम पढ़ते हैं। तो एक्स बार स्टैंडर्ड नोटेशन है अरिथमेटिक मीन को शो करने के। किसी भी डेटा से हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होंगे। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। हम एक डेटा लेके उसी पे दोनों की बात कर लेंगे। सवाल में कहा गया कैलकुलेट एवरेज इनकम फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड। जो डेटा आपको दिया गया है वो इतना है जी, ये कलर्ड फॉर्म में जो आपको नजर आ रहा है, एक कॉलम की शक्ल में डेटा इनकम एक्स के नाम से। ये वैल्यूज हैं 770, 1240, 850, 1500, 630, 910 एंड 750। ये टोटल हमने खुद किया है, टोटल डेटा का हिस्सा नहीं है। डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया जी डायरेक्ट मेथड के साथ। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास अरिथमेटिक मीन जिसे हम एक्स बार से जाहिर करते हैं, उसके लिए फार्मूला जो बनेगा, हमने अभी कहा था कि हमने सारी वैल्यूज को सम करना है यानी ऐड करना है। अगर वेरिएबल का नाम एक्स है तो सम उसका समेशन एक्स कहलाएगा।
फिर हमने काउंट करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। हमने यहाँ से काउंट किया तो हमें पता चला कि ये 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमने पहले समीशन एक्स फाइंड कर लिया इस डेटा से। इन वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6650। 6650 क्या है? 6650 is sum of all the observations in a data set. इसको हमने समीशन एक्स से डिनोट किया तो समीशन एक्स की वैल्यू हमने लगा दी 6650 और हमने अभी कहा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 हैं तो इसको हमने 7 पे डिवाइड कर दिया। 6650 को आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 950। जो डाटा में यूनिट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी फर्ज कर लें इनकम एक्स जो है वो रुपीज़ में है तो यहाँ रुपीज़ आ जाएगा, अगर ये डॉलर में है तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। सेम यूनिट आएगा जो आपके पास वेरिएबल में मौजूद। अब हम इसी डाटा को लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड के साथ। इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड का असल में पर्पस तो ये है कि जब हमारे पास डाटा बहुत बड़ा हो, वैल्यूज 6 7 7 डिजिट में हो, तो ऐसी सूरत में उन वैल्यूज को उस तरह से हैंडल करना, उन्हें ऐड करना, उन्हें मल्टीप्लाई करना, वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब होती है अगर आप कैलकुलेटर के साथ कर रहे हैं तो। ऐसी सूरत में टाइम बचाने के लिए, काम को रिड्यूस करने के लिए हम एक कॉमन सी वैल्यू ले लेते हैं, उसमें से सारी वैल्यूज़ में से उसको माइनस करके कुछ शॉर्ट सा डाटा बना लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको मेथड समझाना मकसूद है, तो मैंने यहाँ पे प्रोविजनल मीन चूज़ कर लिया 910। इसको हम जो वैल्यू चूज़ करते हैं उसको नाम देते हैं प्रोविजनल मीन का। ये प्रोविजनल का वही लफ्ज़ है जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए यूज़ होता है। अगर एक स्टूडेंट ने एफएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करे कि जी मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दें, तो कॉलेज इंतज़ामिया एक स्टेटमेंट देगी जिसमें कहेगी कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्टूडेंट 70% मार्क्स ले जाए। तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड उस वक्त तक है जब तक उसका बोर्ड का रिजल्ट नहीं आ जाता। बोर्ड का रिजल्ट आए और उस स्टूडेंट के मार्क्स आए 50%, तो वो क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे तो लिख के दिया गया है कि 70%। वो प्रोविजनल उस वक्त तक एक्सेप्टेबल है जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता। सिमिलरली यहाँ से प्रोविजनल मीन से मुराद कोई ऐसी वैल्यू है जो हम डाटा को एक नज़र देख के अंदाज़ा लगा सकेंगे इसका मीन तकरीबन इतना होगा। तो डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू मुझे नज़र आई 1500, सबसे छोटी नज़र आई 630, तो मैंने यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि चलें जी 910 इसका प्रोविजनल मीन होगा। ये अंदाज़ा आपका कुछ भी हो सकता है, उसका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही मिलेगा आपको। इवन आप प्रोविजनल मीन इस डाटा के बाहर से भी रख लें, जैसे डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 1500 है, अगर हम प्रोविजनल मीन यहाँ पे 3500 भी चूज़ कर लें तो भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन वो 3500 चूज़ करते हुए वो एक नॉनसेंस सी बात लगेगी, इसलिए कि डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू तो 1500 है, तो उसका मीन फिर 3500 कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया जी कि लेट प्रोविजनल मीन इज 910। आप इसकी जगह पे कोई भी चूज कर लें। हमारे पास फार्मूला हुआ प्रोविजनल मीन प्लस समीशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये डी कैसे बनेगा? ये डी बनेगा वैल्यू में से प्रोविजनल मीन माइनस करके। हर वैल्यू में से आप प्रोविजनल मीन माइनस करते जाएंगे तो इसको हम डी एक्स का नाम देंगे, डेविएशन फ्रॉम द वैल्यू है, डेविएशन ऑफ द वैल्यू एक्स फ्रॉम प्रोविजनल। तो हमने 770 में से माइनस किया 910, तो वैल्यू आ गई -140। हमने 1240 में से माइनस किया 910, तो आंसर आया 330। हमने 850 में से माइनस किया 910, तो आंसर आया -60। हमने 1500 में से माइनस किया 910, आंसर आया 590। हमने 630 में से माइनस किया 910, आंसर आया -280 एंड सो ऑन। 910 में से 910 माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा।
ये वैल्यूज़ जो डी की हमारे पास आ गई हैं, हमें इसका सम चाहिए, डी इसका सम, वो हमने यहाँ से ले लिया, वो कितना है 280, और हमने काउंट कर लिया ये ऑब्जर्वेशन कितनी थी, जितनी ऑब्जर्वेशन एक्स में थी उतनी ऑब्जर्वेशन आपको डी में मिलेंगी। ये हमारे पास 7 थी, तो हमने 280 को पहले 7 पे डिवाइड किया और उसमें फिर प्रोविजनल मीन ऐड कर दिया। ये वही प्रोविजनल मीन हम ऐड कर रहे हैं जो हम यहाँ पे माइनस कर रहे थे। तो फार्मूला हो गया प्रोविजनल मीन प्लस समीशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो 910 में आपने ऐड कर दिया 40, तो आपका आंसर दोबारा से वही मिल गया जो वहाँ पे आपको मिला था 9। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, शॉर्टकट मेथड में यहाँ पे मैंने प्रोविजनल मीन यूज किया 910, आप उसकी जगह पे कोई भी वैल्यू यूज कर लें, भले वो डेसिमल में हो, भले वो नेगेटिव में हो, भले वो पॉजिटिव में हो, भले वो इस डाटा में से कोई वैल्यू हो या इस डाटा के बाहर से कोई वैल्यू हो। मसलन मैंने यहाँ पे लिया था 910, अब चाहें तो 910 की बजाय 911 ले सकते हैं, जो कि डाटा में एग्जिस्ट नहीं करता। डाटा में सबसे छोटी वैल्यू थी 850, आप चाहें तो 630 है सबसे छोटी, आप चाहें तो 500 ले सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू है 1500, आप चाहें तो 2500 ले लें, आंसर आपका सेम ही आएगा। आंसर पे आपके फर्क नहीं पड़ने वाला, कंडीशन सिर्फ ये है कि आपने सारी वैल्यूज में से सेम प्रोविजनल मीन को माइनस करना है, उसको चेंज नहीं होने देना। चलते हैं जी डेटा की नेक्स्ट शेप पे। जो हमने पहले डेटा डील किया उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी, अब हम एक ऐसा डेटा ले रहे हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, सिंगल वैल्यूज हैं और उसके सामने फ्रीक्वेंसी है। एक्स की शक्ल में मार्क्स लिखे हुए हैं, कितने हैं जी मार्क्स, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं एंड सो ऑन। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 35। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास 33 टोटल स्टूडेंट्स। तो आपसे कहा गया कि ये जो आपको डाटा दिया गया ना मार्क्स का, इसको पहले आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लें डिस्क्रीट सीरीज में, और उसके बाद उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर दें। तो डेटा की आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाना चाहें तो उसका तरीका हम डिटेल के साथ कई दफ़ा डिस्कस कर चुके। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ से ट्रेस करें क्या है, वो 5 है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ से ट्रेस करें वो क्या है, वो 35 है। 5 के बाद 10 है, 15 है। ये करने के बाद टैलीज लगाएं, आप फ्रीक्वेंसी तक पहुँच गए। अगर आपसे सिर्फ अरिथमेटिक मीन पूछा जाए तो ये कॉलम के पहले 2 कॉलम डाटा के आपको दिए होंगे, यानी एक्स दिया होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया होगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद बनाएंगे और हम उसको अरिथमेटिक मीन में डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड के साथ किस तरह से हल करेंगे उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड में ये फार्मूला हो जाएगा अरिथमेटिक मीन, जिसे हम एक्स बार से जाहिर करते हैं, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। पहले फार्मूला था समीशन एक्स ओवर एन, इसलिए था कि वहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अब फार्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, इसलिए कि इसमें फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती। तो ऊपर हमें चाहिए एफ इंटू एक्स का प्रोडक्ट और फिर उसका सम, तो हमने कॉलम बना लिया एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स का। पहली वैल्यू एफ की है हमारे पास है 6 और पहली वैल्यू एक्स की है हमारे पास 5। हमने 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 30 हो गया। वैसे भी अगर जनरली सोचें तो हमारा टारगेट था कि सारे के सारे 33 स्टूडेंट्स का सम कितना है उनके मार्क्स का। तो पहले जो 5 नंबर लेने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद 6 है, तो उनके कलेक्टिवली फिर 30 मार्क्स हुए। 5 इंटू 6 क्या हुआ, 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स वो हैं जो इन 6 लोगों ने हासिल किए हैं।
इसी तरह ये 90 मार्क्स वो होंगे जो इन 9 लोगों ने हासिल किए होंगे। इसी तरह ये 120 मार्क्स वो होंगे जो इन 8 लोगों ने हासिल किए हैं। वजह उसकी क्या? वजह उसकी ये कि 15 नंबर हर बच्चा हासिल कर रहा है, बच्चों की तादाद 8 है, आप 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बच्चों के टोटल नंबर हो जाएंगे 120। तो ये हमारे पास f इंटू एक्स जो बन रहा है, ये असल में इन ग्रुप्स के जो मार्क्स हैं उनका टोटल बन रहा है। तो f इंटू एक्स पहला हमारे पास हुआ 30, फिर हुआ 90 एंड सो ऑन। सेकंड लास्ट पे हुआ 30 मल्टीप्लाइड बाई 1। सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 30 नंबर हैं, ये 30 आ गया। और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके टॉप मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा हैं, उनके मार्क्स हैं 35 ईच। तो इन दोनों के हो गए 35 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 70 हो गए। अब ये 70 नंबर उन बच्चों के, 2 बच्चों के हैं जिन्होंने 35 लिए हैं। तो हम इस कॉलम का टोटल कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है 495। तो ये जो हमने ऊपर लिखा है ना 495, ये असल में समीशन एक्स ही है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारे पास एफ के साथ साथ एक्स भी था। तो अगर यहाँ पे एफ मौजूद ना हो तो हम यहाँ समीशन एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि एफ मौजूद है इसलिए हमने एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स लिख लिया। तो ये 495 इज बेसिकली the sum of all the students, sum of all the observations, sum of all the 33 observations कह लें हम, और डिवाइजर में है नंबर ऑब्जर्वेशंस। तो जहन में रहे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद ये नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि देयर आर 7 observations, नो, here are 6 observation and each observation is 5. Similarly there are 9 observations where each observation is 10 and so on. तो इसका जो टोटल है ये है हमारे पास 33। तो टोटल नंबर ऑब्जर्वेशंस 33 हैं। ये आपको यहाँ से पहली लाइन से वाज़ेह तौर पे नज़र भी आ रहा है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन को हम नंबर ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करने जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑब्जर्वेशन ये होंगी और ये हमारे पास 33 है। ये मैंने लिख भी दिया कि समेशन एफ इज इक्वल टू एन ऑलवेज। कोई भी ऐसा डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, हम फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो वो हमारे पास एन कहलाएगा। लिहाजा ये बेसिक फार्मूला वही है, एक्स बार इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 495 को हमने 33 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 15। जब आपके पास ये आंसर आ जाए तो आप एक नज़र उसको डेटा में देख भी लें। हम कह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है 15। जाहिर है डेटा में सबसे छोटी वैल्यू थी 5, तो डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू थी 35। तो आपकी ये एवरेज जो है ये 35 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही ये 5 से छोटी होनी चाहिए। अगर कहीं पे कैलकुलेशन की गलती हो, ये वैल्यू 35 से एक्सीड कर जाए या 5 से कम आ जाए या नेगेटिव में आ जाए, तो फ़ौरन आपके जहन में डेटा की तरफ देख के ये आना चाहिए कि इसका मतलब है यहाँ पे कोई गलती। ये इस रेंज में फॉल करेगी, वो डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसीज किस तरफ को ज़्यादा है। अगर शुरू वाली फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को रेंज ऑर्डर में लिखें तो ये हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? ये 7 हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। तो इनका सेंटर यहाँ पे बनता है 20 पे। अब अगर शेप बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो आंसर 20 की रेंज में आएगा। यहाँ पे शेप सिमेट्रिकल नहीं है, शुरू के ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लास्ट वाले ग्रुप्स की निस्बत, यानी ये डाटा शो करता है कि इस क्लास का रिजल्ट निस्बतन वीक है, कंपैरेटिवली वीक है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी 9 है, अगर ये 9 यहाँ की बजाय यहाँ चला जाए और ये 8 यहाँ की बजाय यहाँ चला जाए और 1 और 3 इस तरफ आ जाए, यानी शुरू की फ्रीक्वेंसीज कम हो जाए, लास्ट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपकी एवरेज जो है वो 20 से इस तरफ को चली जाएगी। जैसे इस केस में 20 से ये इस तरफ को चली गई है, उसकी रीज़न ये है कि इस तरफ को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। हम फर्दर आगे जाके जब स्क्यूनेस, कर्टासेस और शेप्स पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहाँ से ये चीज़ आपके पास जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है कि इसका क्लास का रिजल्ट एवरेज से बेहतर नहीं है बल्कि बुरा है, इसलिए एवरेज इसकी यहाँ पे बननी थी जबकि ये एवरेज 15 पे चली गई। हम बात करते हैं जी शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड यूज़ करने से पहले हमने प्रोविजनल मीन अपने तौर पे चूज़ कर लिया।
हमने कहा लेट प्रोविजनल मीन इज 20। प्रोविजनल मीन अगर हमने 20 चूज कर लिया है तो dx बनेगा x माइनस प्रोविजनल मीन। तो हमने यहाँ पे dx का कॉलम बना लिया x माइनस प्रोविजनल मीन, यानी ये हुआ 5 माइनस 20 माइनस 15 आ गया। ये हुआ 10 माइनस 20 माइनस 10 आ गया। ये हुआ 15 माइनस 20 माइनस 5 हो गया। ये हुआ 20 माइनस 20 0 आ गया। ये हुआ 25 माइनस 20 5 आ गया। ये हुआ 30 माइनस 20 10 आ गया। और ये हुआ 35 माइनस 20, ये हमारे पास 15 आ गया। हमने फार्मूला लिखा x बार बराबर है प्रोविजनल मीन प्लस समीशन f इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई समीशन f। तो हमें ज़रूरत है dx मल्टीप्लाइड बाई f की, तो हमने कॉलम बना लिया dx मल्टीप्लाइड बाई f। हमारे पास पहला f था 6, हमारे पास dx पहली वैल्यू थी माइनस 15, तो माइनस 15 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया माइनस 90। हमारे पास f की दूसरी वैल्यू 9 और dx की दूसरी वैल्यू माइनस 10, मल्टीप्लाई करके माइनस 90 मिल गया। हमारे पास f की वैल्यू 8, dx की वैल्यू माइनस का 5। 8 को हमने ये माइनस 5 कैसे आया, ये वैल्यू गलत लिखी गई है जी, यहाँ पे ये माइनस 40 आएगा, ये माइनस 10 नहीं, इट इज़ माइनस 40। 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 इज माइनस 40। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 15 एंड सो ऑन। जिस वक्त हमने f मल्टीप्लाइड बाई dx का कॉलम कंप्लीट बना लिया तो हमें फिर इसका सम चाहिए जी, इसका समेशन चाहिए। आप इसका समेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस का 165। फार्मूला में यहाँ था प्लस का 165, इसने माइनस के साइन ने उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। प्रोविजनल मीन की वैल्यू हमने 20 लगाई फार्मूला में, समेशन एफ डी एक्स हमने लगाया माइनस 165, समेशन एफ हमारे पास उतना ही है 33। तो 165 को 33 पे डिवाइड किया तो हमें 5 मिला, और 20 में से हमने 5 माइनस किया तो हम दोबारा उसी आंसर पे पहुंच गए जो हमने डायरेक्ट मेथड के साथ फाइंड किया था। वहाँ भी आंसर 15 था, यहाँ भी आंसर 15। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अब हम एक ऐसे डेटा की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास क्लासेस होंगी, यानी ग्रुप्स होंगे। डेटा को अगर आप कैटेगरीज बनाएं तो मेजर 3 शेप्स डेटा की बनेगी। हमने उन तीनों की बारी बारी बात की है, मैं आपको रिव्यू देता हूं। सबसे पहले हमने ऐसे डेटा की बात की जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसको हम नाम देते हैं डेटा ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। उसके बाद हमने बात की डिस्क्रीट सीरीज की जिसमें एक्स वैल्यूज होती हैं और साथ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और अब हम तीसरे डेटा की बात करने जा रहे हैं जिसकी शेप इस तरह से होगी कि हमारे पास ग्रुप्स या क्लासेस होंगी और उनके साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच ग्रुप या फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ होगा। यानी ये पहले वाले 2 कॉलम आपको दिए हुए होंगे। ये जो ग्रुपिंग मैंने आपके सामने लिखी है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस ग्रुपिंग, या इसका दूसरा नाम है एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग। ये एक्सक्लूसिव भी हो सकती है, इंक्लूसिव भी हो सकती है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए सेम ही फार्मूला यूज होगा, सेम ही मेथड यूज होगा, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो डेटा आपके सामने लिखा हुआ है इसको हम क्लास बाउंड्रीज कह सकते हैं। हमारा जो फार्मूला है उसमें हमें एक्स की या मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, वो हम क्लास बाउंड्रीज से ले लें या क्लास लिमिट से ले लें, वो सेम ही आती है। तो ये 2 कॉलम डेटा के आपको दिए हुए होंगे। सवाल में कहा गया कि आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, फिर कहा गया आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करें। तो हमने पहले डायरेक्ट मेथड
तरफ आए जी, डायरेक्ट मेथड का हमने फार्मूला लिखा, हमने कहा एक्स बार इज समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ, वही फार्मूला जो हमने पिछले डेटा में यूज किया था। तो यहाँ पे एक्स से मुराद मिड पॉइंट होगा, वहाँ पे एक्स से मुराद एक्स वैल्यू थी जो दी हुई थी, यहाँ पे एक्स वैल्यूज नहीं दी हुई, तो हम मिड पॉइंट बना लेंगे। मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। आपको याद होगा हम अभी पढ़ के आए कि क्लास मार्क या मिड पॉइंट बनाने का तरीका क्या है। दो क्लास लिमिट्स हों या दो क्लास बाउंड्रीज हों किसी ग्रुप की, उन दोनों को ऐड करके अगर हम दो पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उस क्लास का मिड पॉइंट या उस क्लास का क्लास मार्क आ जाएगा, जिसे हम एक्स के साथ डिनोट करते हैं। हमारे पास इस केस में क्लास बाउंड्रीज हैं। पहला ग्रुप 0 से शुरू हो रहा है, 5 पे ख़त्म हो रहा है। हमने 0 + 5 किया तो आंसर 5 आ गया। 5 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.5 इसका मिड पॉइंट या क्लास मार्क बन जाएगा। दूसरी क्लास है 5 से लेकर 10 तक, 5 + 10 इज 15, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। 10 से लेके 15 दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। 15 + 20 आपके पास आएगा 35, 35 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। 20 + 25 आप ऐड करेंगे तो 45 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22.5 हो जाएगा। 25 और 30 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55, आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27.5 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट्स हुए हमारे। उसके बाद हम फार्मूला पे चले गए। मजीद हमें क्या चाहिए, हमें मिड पॉइंट्स का सम नहीं चाहिए बल्कि f मल्टीप्लाइड बाई मिड पॉइंट्स का कॉलम चाहिए। तो ये हुआ f मल्टीप्लाइड बाई x या f मल्टीप्लाइड बाई मिड। हमारे पास f की पहली वैल्यू 6 थी, हमने उसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आ गया। f था हमारे पास 17, उसको 7.5 से मल्टीप्लाई किया 127.5 आ गया। हमारे पास f था 19, उसको मल्टीप्लाई किया 12.5 के साथ, ये वैल्यू आ गई 237.5। हमारे पास f था 27, उसको 17.5 से मल्टीप्लाई किया तो 72.5 आ गया। हमारे पास f था 20, हमने उसको मल्टीप्लाई किया 22.5 के साथ, हमें 450 मिल गया। हमारे पास f था 12, मल्टीप्लाई किया 27.5 के साथ, हमें 330 मिल गया। हमने जब इस कॉलम का टोटल किया तो ये वैल्यू हमें मिल गई 1632.5। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 1632.5। इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे समीशन एफ पे। समीशन एफ हमें यहाँ से मिल रहा है 101 इज समीशन एफ। तो हमने समीशन एफ एक्स को समीशन एफ से डिवाइड किया, यानी 101 से डिवाइड किया 1632.5 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 16.16। हम इसी सवाल को शॉर्टकट मेथड के साथ लेते हैं। शॉर्टकट मेथड हम यूज करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला होगा अरिथमेटिक मीन, जिसे हम एक्स बार से जाहिर कर रहे हैं, इज इक्वल टू प्रोविजनल मीन प्लस समीशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। तो हमारे पास प्रोविजनल हमने चूज कर लिया कि 17.5 है। प्रोविजनल मीन हम इनमें से एक्स वैल्यूज में से कोई एक चूज करते हैं। मैंने 17.5 चूज कर लिया। आप अगर 17.5 के अलावा भी कोई प्रोविजनल मीन चूज करना चाहें तो कर सकते हैं, आंसर पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने dx का कॉलम बनाया, dx बराबर किसके होता है, ये होता है x माइनस प्रोविजनल मीन के। x की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, 2.5 में से हमने माइनस किया 17.5 तो हमें वैल्यू मिल गई -15। इसी तरह 7.5 में से हमने माइनस किया प्रोविजनल मीन तो वैल्यू मिल गई -10। 12.5 में से प्रोविजनल मीन माइनस किया तो आंसर 5 मिला माइनस के साथ।
17.5 में से 17.5 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। 22.5 में से 17.5 माइनस होगा तो ये 5 आ जाएगा। 27.5 में से 17.5 माइनस होगा तो ये 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास dx की डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए f मल्टीप्लाइड बाई dx। तो f की पहली वैल्यू हमारे पास 6 है और dx की पहली वैल्यू है -15। तो हमने 6 को -15 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर हुआ -90। हमने 17 को -10 से मल्टीप्लाई किया, -170 आ गया। हमने 19 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -95 आया। हमने 27 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 में कन्वर्ट हो गया। हमने 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 आ गया। हमने 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 120 हो गया। हमें इस कॉलम का टोटल चाहिए जो आया -135, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है समीशन ऑफ एफ डी एक्स की। हर कॉलम का जो टोटल होगा वो समीशन होगा उस टाइटल का। जैसे f इंटू डी एक्स का जो टोटल है वो कहलाएगा समीशन f इंटू डी एक्स। सिमिलरली f का टोटल जो है वो समीशन f कहलाएगा। तो हमारे पास समीशन f डी एक्स की वैल्यू आई -135। -135 को हमने डिवाइड किया 101 के साथ, जो समीशन f था, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1.34, और 1.34 माइनस का था उसमें हमने 17.5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू फिर से 16.16 आ गई। यहाँ पे नोट करने की चीज़ जो है वो ये है कि ये आंसर वही है जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड में आया था। डायरेक्ट मेथड में हमने कहा था आंसर आया 16.16, शॉर्टकट मेथड के साथ भी 16.16 ही आया है। इसी तरह पिछले सवाल में आप चेक कर लें, डायरेक्ट मेथड से आंसर आया था 15, शॉर्टकट मेथड के साथ भी आंसर हमारे पास 15 ही आया है। लास्ट क्वेश्चन में चेक कर लें, डायरेक्ट मेथड के साथ आंसर आया था 950, तो शॉर्टकट के साथ भी हमारे पास 950 ही आया। तो हम फार्मूला डायरेक्ट का यूज़ करें या इनडायरेक्ट का, आंसर सेम रहेगा। जैसे ये पहला सवाल था जो हमने किया, डायरेक्ट मेथड से आंसर 150 आया था, जब हमने उसी को शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट के साथ किया तो भी आंसर 950 आ गया। इसी तरह से हमने बात की डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास डायरेक्ट मेथड में आंसर आया 15, तो जब हमने वहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज़ किया तो उसका आंसर फिर से हमारे पास 15 आ गया। एंड सेम इज़ इन द थर्ड केस। तो बात करने का मकसद ये है कि हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करें या शॉर्टकट मेथड यूज़ करें, हमारे पास आंसर सेम ही रहेगा, उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो x का हमारे पास यूनिट होगा, जैसे ये मार्क्स एन के साथ कोई यूनिट नहीं है, फर्ज कर लें यहीं पे मार्क्स की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके साथ यूनिट होते हैं, जैसे वेट हो जिसके साथ केजीज होते हैं, तो आपके पास आंसर में वो केजी या वो यूनिट एज इट इज आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है जी आपकी तरफ से तो वो आप पूछ सकते हैं।